गैसीय संगठन के बारे में यदि देखें मोटे तौर पर, तो जो वायुमंडल में मुख्य रूप से जो गैसेज हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78 पॉइंट समथिंग। यह परसेंटेज जो कि जिसमें सबसे ज्यादा। दूसरी बात, नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन गैस, यह भारी गैस है, तो पृथ्वी के सतह के नजदीक पाई जाने वाली गैस है और सबसे ज्यादा मात्रा में है जो हमने देखा। दूसरे नंबर पे देखते हैं तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जिसे हम O2 कहते हैं, ये इसका सिंबल है गैस का। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो डाई नाइट्रोजन के रूप में बात करते हैं N2। इसको N2 या फिर 2 N जो है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यह नाइट्रोजन का फॉर्मूला है गैस का। थर्ड नंबर पे जो गैस है वो है 0.9%, यह है ऑर्गन। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है गैसेस का उनकी मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। तो ऑर्गन जो है वो थर्ड नंबर पर ये गैस आती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है और अन्य जो है वो ट्रेसेस गैसेज हैं। अब उनमें सर्वाधिक मात्रा में, ट्रेसेस गैसेज में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और देन लेटर उसके बाद में नियोन है, देन हीलियम है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये हल्की गैसें होती है और जब फर्स्ट एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ उस समय यही गैसें उपस्थित थी। उसके बाद जब सेकेंड एटमॉस्फेरिक का जब निर्माण हुआ बना तो उस समय भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, बाकी सारी गैसेज थी। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो इवोल्व हुई है देन वाटर के द्वारा। तो ये तो मोटा मोटा एक गैसियस जो है कंपोजिशन यदि हम देखते हैं वायुमंडल में, एक टेबुलेशन की फॉर्म में यदि हम देखें तो नाइट्रोजन का एक्यूरेट जो परसेंटेज है वो हमें एक, ये जो परमानेंट जो गैसेज पाई जाती है जिनकी मात्रा है, तो नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन गैस जो है वो 78.084% है। ऑक्सीजन को देख लीजिए, लगभग हम 21 मानते हैं, 20.946। उसके बाद ऑर्गन आ रही है, देन कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये जो मेजर जो गैसेज है उसके सीक्वेंस, इसके कि घटते हुए क्रम में कौन सी गैस उसके बाद में आएगी, है ना। और यहां हाइड्रोजन का देखेंगे तो ये लीस्ट इसकी मात्रा है, सबसे बाद में, क्रिप्टॉन के बाद में आती है। तो क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसी सीक्वेंस में पूछे जाए, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन में ऑक्सीजन दे दे, ऑक्सीजन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में मीथेन दे दे और उसके बाद में हाइड्रोजन दे दे। तो अब हमसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है और सबसे कम मात्रा में, ज्यादा से कम में घटते हुए क्रम में इसको लगाइए, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि किस गैस की मात्रा जो है वायुमंडल में कितनी है। अब नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन एक ऐसा मुख्य घटक है जो प्रत्येक जीव के उसके निर्माण में सहायक होता है। यहां हम बात कर रहे हैं अमीनो अम्ल की। पहला पॉइंट, ये मुख्य घटक किसका है? अमीनो अम्ल का। हम जानते हैं कि 20 टाइप्स के अमीनो अम्ल हैं और अमीनो अम्ल मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये प्रोटीन बनाने की क्षमता, यानी प्रोटीन बनाते हैं। अब वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड मिलकर के अगेन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का जो है उसमें नाइट्रोजन प्रोटीन में एक मुख्य घटक है। दूसरा जो है वो जीवन का जो मुख्य आधार है जिसे हम केंद्रक अम्ल कहते हैं। केंद्रक अम्ल में जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, इसकी दो कैटेगरी हम पढ़ते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं जिसमें एडिनिन और ग्वेनिन होते हैं और पायरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन होता है, देन यूरेसिल होता है आरएनए में। तो डीएनए और आरएनए जो केंद्रक अम्ल होते हैं उनमें उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का मुख्य घटक नाइट्रोजन है।
उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहां अमीनो अम्ल की, यानी हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, उसका मुख्य घटक उसमें नाइट्रोजन है। केंद्रक अम्ल की बात कर रहे हैं, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी, जैसे जीवाणुओं की बात कर रहे हैं, ये आगे अगला पॉइंट, जीवाणु की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक। तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पादप की कोशिका भित्ति से डिफरेंट होती है। हम सामान्य विज्ञान में यह पढ़ते हैं कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में नहीं होती है। पादपों में कोशिका भित्ति होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जब हम जीवाणुओं की बात करते हैं, हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो वहां पर कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, या म्यूरामिक एसिड की जिसे हम कहते हैं। तो उसमें एक सुगर होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दो सुगर होती है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसमिन। तो यहां पे इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है सेल वॉल में। तो नाइट्रोजन हमारे भोजन का मुख्य अवयव है। और हम ये देखें कि प्रोटीन जो है वो बॉडी जो है हमारी, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो ऑब्वियसली इस पूरी अर्थ में नाइट्रोजन का एकमात्र सोर्स जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन गैस है। तो वायुमंडलीय डाई नाइट्रोजन गैस जो है उसी से ही नाइट्रोजन के अलग अलग रूप में वो उपस्थित होती है, वो उसी से ही बनती है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो। यह क्लियर है। अब ये नाइट्रोजन के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहले यदि हम देखते हैं यूरिया की बात करते हैं। यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला है वो NH2CO NH2। यूरिया एक अकार्बनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है, इसको डायरेक्टली यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यूरिया में नाइट्रोजन है, यहां देख लीजिए N नाइट्रोजन इसमें उपस्थित है। दूसरा है इसमें अमोनिया। अमोनिया गैसीय फॉर्म में उपस्थित है, यह गैसीय फॉर्म है, इसकी गैसियस होता है, NH3 अमोनिया। और एक है अमोनियम, यह आयन फॉर्म में है, NH4 प्लस आयन फॉर्म में। अब ये बनते कैसे हैं ये भी आगे देखेंगे हम, क्योंकि हमने ये देख लिया कि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन जो है वो डाई नाइट्रोजन गैस के रूप में है, N2 फॉर्म में है, और ये बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है। इसके इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए होती है। और यह क्षमता, जो बिजली कड़कती है उसमें कितनी एनर्जी होती है, उससे टूटता है। जहां आग लग जाती है जंगलों में, या वोल्केनो होते हैं उसके ऊपर हाई टेम्परेचर होता है, तो उससे टूटता है ये बॉन्ड। या बायोलॉजिकली ब्रेकडाउन किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। ये एक अलग से टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो यहां हम अलग अलग रूप देख रहे हैं नाइट्रोजन के, किस फॉर्म में ये होती है। तो अमोनियम आयन फॉर्म में भी होती है। अमोनियम आयन का बनना, ठीक है, अमोनियम का निर्माण होना अमोनीकरण कहलाता है ना। तो नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, वो यौगिक जब कन्वर्ट होते हैं अमोनियम के अंदर, तो वो एक तरह से मिनरलाइजेशन होता है, खनिजीकरण होता है, और यही अमोनीकरण कहलाता है। यह डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा होता है, यह आगे देखेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है ये एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है, और यहां पर नाइट्रेट का फॉर्मूला देख सकते हैं, NO3- नाइट्रेट फॉर्म में ये बनते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं इसको। तो अमोनियम आयन से नाइट्रेट का निर्माण में होता है ना। और नाइट्राइट जो है, ये नाइट्रेट बनने के दौरान, अमोनियम से जब नाइट्रेट बनता है तो इस बीच में एक फॉर्म आती है, वो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा। ये आगे एंजाइम भी पढ़ेंगे, अगला लेक्चर जो आएगा वो इसी पे डिपेंड होगा।
नेक्स्ट जो है वायुमंडलीय डाई नाइट्रोजन, वो हम पहले देख चुके हैं कि वायुमंडल में डाई नाइट्रोजन फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो उपस्थित होती है। और लास्ट है इसमें कार्बनिक नाइट्रोजन। कार्बनिक नाइट्रोजन जिसे हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये एक प्लांट्स, ये हम कह सकते हैं कि प्लांट्स की जितनी भी रेजिड्यूज होती है, प्लांट्स के जो अवशेषी भाग होते हैं, एनिमल्स के भाग, तो उसका बाई प्रोडक्ट, प्लांट और एनिमल का बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद, या इनका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बनिक नाइट्रोजन होता है। इसमें कोई सिंथेटिक नाइट्रोजन का फॉर्म नहीं है। हम यूरिया को सिंथेटिक कर सकते हैं, लेकिन कार्बनिक नाइट्रोजन फॉर्म जो होती है ये सारी, जैसे कंपोस्ट खाद, जो कंपोस्ट की बात करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म में है। तो ये जितनी भी फॉर्म्स होती है कार्बनिक फॉर्म, ये नेचुरली एंजाइम्स के अपघटन के द्वारा उससे ये बनती है, और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के उप उत्पाद और उसके एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं अंतिम उत्पाद के रूप में ये बनता है। नाइट्रोजन के सोर्स क्या क्या है? तो नाइट्रोजन जो अवेलेबल होती है उसमें हमने पहले बात की, आगे साइकिल जो आएगा उसमें भी हम देखेंगे कि दो तरह से यदि नाइट्रोजन, क्योंकि डाई नाइट्रोजन गैस जो एनवायरमेंट में है, इसमें वायुमंडल में है, इसको तोड़ करके नाइट्रोजन फॉर्म में, नाइट्रोजन का कोई सा भी फॉर्म, चाहे अमोनियम में हो, चाहे इसमें नाइट्रेट में फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में, आयन फॉर्म में उसको लाया जाए, तो उसको लाने के लिए इसके दोनों बॉन्ड को, इसके नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं को अलग अलग करना होता है, तोड़ना होता है। उसके लिए दो प्रोसेस है इसका, एक तो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक फिजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जो भौतिकीय रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें जैसे ज्वालामुखी जो होते हैं, वोल्केनो, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर होता है, आकाशीय बिजली होती है, ये सब जो है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो उनमें से एक सोर्स है आकाशीय बिजली, जिसको हम कहते हैं हाई टेम्परेचर पे ही ब्रेक डाउन करने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो है वो है इसमें अकार्बनिक फर्टिलाइजर। ये अकार्बनिक फर्टिलाइजर जैसे हम यूरिया की बात कर रहे थे, ठीक है, यूरिया एनहाइड्रस की बात कर रहे थे, तो इसमें एनहाइड्रस अमोनियम की बात कर रहे थे, तो यूरिया एनहाइड्रस अमोनियम ये सिंथेटिक फॉर्म में, यानी कि एक ऐसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो डायरेक्टली यूज किए जाते हो, जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हो, है ना, तो वो सारे अकार्बनिक फर्टिलाइजर होते हैं। और जहां हम कार्बनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो वो फर्टिलाइजर, जैसे हम कंपोस्ट की बात कर रहे थे, ये कार्बनिक फर्टिलाइजर होता है जो नेचुरली बनता है, ठीक है, जो प्लांट की रेजिड्यूज होती है, एनिमल की रेजिड्यूज होती है, उससे ये क्रिएट होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये नाइट्रोजन के सोर्सेज, मेजर सोर्सेज है। जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और फिजिकली होता है। जैविकीय में आगे हम इसको देखेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री फॉर्म में या फिर सिम्बायोटिक फॉर्म में सहजीवी रूप में रह करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, देन उसके बाद प्लांट उसको अपटेक करते हैं। एक चीज का हमको क्लियर ध्यान रखना है, एनिमल्स डाई नाइट्रोजन या कोई नाइट्रोजन के सोर्स को डायरेक्ट अपटेक नहीं करता है, प्लांट के थ्रू एनिमल में उसके बायोमास में जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लांट्स होता है। तो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, साइकिल जो आगे आएगा उसमें हम इसको समझ लेंगे। जंतुओं के अवशेष, जो हम पहले भी अभी बात कर रहे थे कि एनिमल्स के जितने भी जो रेजिड्यूज होती है, जो एनिमल्स के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई पक्षियों की बींटें होती है या फिर उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये सारे मिलकर के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसमें नाइट्रोजन के सोर्स है ये सारे। तो नाइट्रोजन जो है वो आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। यहां पर यदि हम कृषि अवशेष देते हैं, जो क्रॉप्स की रेजिड्यूज होती है, वो भी नाइट्रोजन का सोर्स होती है, क्योंकि वो डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होने के बाद यानी अपघटित होती है, अपघटित होने के बाद अगेन वो मिनरलाइजेशन होता है, उसका खनिजीकरण होता है, अपघटन होता है, देन अगेन वो सोइल में आ जाता है, सोइल पूल के अंदर आयन फॉर्म में, अमोनियम फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन के सोर्सेज हैं सारे। ये जैसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात हमने करी जो पहले कर रहे हैं, वही सेम।
अब हम नाइट्रोजन साइकिल पे आएंगे। बिल्कुल इस सिंपल तरीके से एक एक स्टेप को देखेंगे, आसानी से हम इसको समझ जाएंगे, क्योंकि हर स्टेप पे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन की। यह डाई नाइट्रोजन गैस के रूप में अवेलेबल होती है और यहां से नाइट्रोजन में के उत्पाद के रूप में या नाइट्रोजन के किसी फॉर्म के रूप में ये किस किस वे से आती है वो हमें देखना है। सबसे पहला जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकली जीवाणुओं के द्वारा होती है। सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। हम ये सामान्य विज्ञान में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक जीवाणु है जो कि लेग्यूम की जो पौधे होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों में रह करके सिम्बायोसिस फॉर्म में, सहजीवन फॉर्म में रहते हैं। अच्छा, इसमें सहजीवन वर्ड का भी मीनिंग हमें आना चाहिए। सहजीवन दो ऐसे जीवों को साथ साथ, दो ऐसे जीव जो साथ साथ रहते हो और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हो, वो सहजीवन कहलाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो बायोलॉजिकली फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन को। ऐसे फ्री लिविंग भी बहुत सारे हैं, आगे बढ़ेंगे इसको। तो पहला जो है वो हमने देखा जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है इसमें औद्योगिकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जितने बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है, जो प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, इनकी चिमनियों के ऊपर जो धुआं निकलता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उतने हाई टेम्परेचर के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो डाई नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। उस टेम्परेचर पे वो दोनों नाइट्रोजन अलग हो जाते हैं, तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या विद्युतीय डाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आकाशीय बिजली, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां से ये फॉर्म में टूटते हैं। तो एक्चुअल में वायुमंडल में, चाहे वो हाई टेम्परेचर वोल्केनो की वजह से हो, चाहे वो हाई टेम्परेचर चिमनियों उद्योगों की वजह से हो, या फिर जो आकाशीय बिजली जो होती है उसकी वजह से ये नाइट्रोजन टूटते हैं, तो ये तुरंत ही वायुमंडल में उपस्थित जो वाष्प होती है या जल होता है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाती है और ये किसी न किसी फॉर्म में वो बारिश के माध्यम से ये जमीन पे या सोइल में या मृदा में आ जाती है। और मृदा में आने पर एक मृदा नाइट्रोजन का पूल बन जाता है सोइल में। अब यहां से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें ये नाइट्रोजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे रिसाइकिल होती है। सबसे पहले कि जब जैविकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा और औद्योगिकीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, तो ये डाई नाइट्रोजन सीधा कन्वर्ट होगी किसमें? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट हो रही है? अमोनिया में। और ये अमोनियम फॉर्म में, आयन फॉर्म में ये सोइल में उपस्थित होगी। अब यहां से ये कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में। नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम्स के द्वारा, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनकी मदद से ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्राइट से ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में। अब नाइट्रेट में कन्वर्ट होने का फॉर्मूला, यानी कि यहां से जो डाई नाइट्रोजन इन दोनों फॉर्म से आई है, ये अमोनिया के थ्रू जब नाइट्रेट का निर्माण होगा तो इसे कहते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रेट का बनना नाइट्रीकरण कहलाता है। और ये नाइट्रेट एक और तरीके से डायरेक्ट बनता है, वायुमंडलीय डाई नाइट्रोजन जो विद्युतीय या जो आकाशीय बिजली कड़कने से, बनने से, उत्पन्न होने से जो फिक्स होती है, तो वो सीधा नाइट्रेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो मृदा में नाइट्रेट बनती है और ये अमोनियम से नाइट्रेट का निर्माण नाइट्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो वो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम काम आता है। अच्छा, यहां पे हम आगे बात कर लेंगे। यहां पे जो एंजाइम आता है वो नाइट्राइट रिडक्टेज यानी कि NIR, ठीक है। और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो यहां पे जो एंजाइम बनता है वो है NR। इसको याद रख सकते हैं हम। NI का मतलब नाइट्राइट रिडक्टेज, और उसमें जो नाइट्रेट बन रहा है उसमें NR, नाइट्रेट रिडक्टेज। अब यहां से
इस नाइट्रेट को अपटेक कौन करेगा, उसको उद्ग्रहण इसका कौन करेगा, वो करेंगे प्लांट्स। जो पादप बायोमास जो बनेगा, जो क्रिएट होगा, जो जनरेट होगा, इसमें इनके द्वारा सोइल से, मृदा से नाइट्रेट अपटेक की जाती है। ध्यान रहे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो यहां हमारा आंसर होना चाहिए नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करता है। अमोनियम फॉर्म को ग्रहण नहीं करेगा, यह अमोनिया को यहां ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि अमोनियम की मात्रा यदि सोइल में हाई है, ज्यादा है, तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, विषालुता उत्पन्न करती है, टॉक्सिक होती है वो। तो वो अमोनियम पहले कन्वर्ट होगी नाइट्रेट में, देन प्लांट जो है उसको अपटेक करेगा। तो ये क्वेश्चन तो है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब जितने भी एनिमल्स है वो प्लांट से ही उसको अपटेक करते हैं, तो प्लांट के थ्रू एनिमल्स में ये ट्रांसफर होता है। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहने का मतलब ये है कि कई ऐसे जीव होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि वो पादप तो खाते ही नहीं है, तो वो कैसे? तो सिंपल सी बात है, ये पूरी फूड चेन होती है जिसके माध्यम से एनिमल्स में आती, चाहे दूसरा एनिमल जो होगा वो प्राइमरी जो ट्रोफिक लेवल होता है, सेकेंडरी ट्रोफिक लेवल होता है, थर्ड ट्रोफिक लेवल होता है, तो कहीं ना कहीं वेजिटेरियन जो है वो भी प्लांट्स को यूज करते हैं, तो उसके थ्रू ये एनिमल्स में पहुंच जाते हैं। अब एक और जो है वो है डीनाइट्रीकरण, क्योंकि यहां से हम रिसाइकलिंग की तरफ आगे बढ़े उससे पहले हम डीनाइट्रीकरण के बारे में देखते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब यह होता है कि नाइट्रेट का डाइनाइट्रोजन में कन्वर्जन हो जाना, यानी कि पुनः गैस बनकर वायुमंडल में निकल जाना, यह होता है डीनाइट्रीकरण। ठीक है, आगे चलते हम। जो एनिमल बायोमास है, जब ये डिके हो जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है, गल जाएगा, तो इसका बायोमास के सड़ने और गलने से ये कन्वर्ट होता है सीधा अमोनिया में, अमोनियम आयन में। इसे कहते हैं मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण या अमोनीकरण। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या है? ये अपघटन की क्रिया है, डीकंपोजिशन है। और ये जो डीकंपोजिशन होता है, इसमें बैक्टीरिया भाग लेते हैं, ये करते हैं, कवक करती है जिसे हम फंजाई कहते हैं, जिसे हम फफूंद कहते हैं। इसके अलावा कंपोस्ट जो बनती है, यानी केंचुआ, स्नेल्स। तो ऐसे जो अपघटनकारी जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करेंगे कि इस रेजिड्यूज को, चाहे वो एनिमल्स की रेजिड्यू हो, चाहे वो प्लांट्स की रेजिड्यूज हो, इनके अवशेष हो, इनके पार्ट्स हो, जो पार्ट्स सड़ गल करके, या इनके बाई प्रोडक्ट हो, उनका ये मिनरलाइजेशन करके ये वापस इसको अमोनियम फॉर्म में सोइल के अंदर अवेलेबल करा देते हैं। तो ये नाइट्रोजन का एक ऐसा चक्र है जिससे ये डाइनाइट्रोजन भी बनती रहती है, और डाइनाइट्रोजन से नाइट्रोजन के डिफरेंट टाइप के जो इसके फॉर्म्स है वो भी अवेलेबल होती रहती है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का रोल क्या है, इसका कितना योगदान है। हम सबसे पहले ये देखते हैं, जितने भी प्रोटीन्स है, जितने भी एंजाइम्स है, चाहे वो सेल्यूलर लेवल पे जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, वो एंजाइम्स के माध्यम से होती है, और सारे एंजाइम्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। सारे प्रोटीन्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। हमारे बॉडी के अंदर मुख्य पार्ट जो है, मुख्य बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसका मतलब नाइट्रोजन उपस्थित है। न्यूक्लिक एसिड है, उसमें नाइट्रोजन उपस्थित है। तो रोल तो बहुत बड़ा है। कुछ यदि हम इसको देखें तो पादपों में जीवाणुओं, इन दोनों के द्वारा नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनियम आयन व नाइट्रेट के रूप में इसका उपयोग होता है। यदि हम एनएरोबिक एटमॉस्फेयर में देखें, अवायवीय वातावरण में देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में काम करता है। ठीक है, और न्यूनतम पोषक तत्व के रूप में भी ये उपस्थित होता है, जल हो या मृदा हो। तो नाइट्रोजन एक अहम परमाणु है जो कि मिलकर के डाइनाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन के विभिन्न पोषक, विभिन्न इसके स्रोत जो है या विभिन्न फॉर्म से, विभिन्न रूपों में ये उपस्थित होता है, और पादप और एनिमल्स के थ्रू ये रिसाइकिल भी होता रहता है।
थैंक यू वेरी मच। और इससे संबंधित अगला जो चैप्टर होगा वो हम